अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे कि जो हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट था उसके प्रिंसिपल क्या थे। तो अभी तक हमने पढ़ा डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से हमें ये पता चला डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस से कि जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब ट्रेवल करते हैं तो वो वेव की तरह बिहेवियर करते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस हमें क्या पता चला कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वो वेव की तरह भी बिहेवियर करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि लेट्स सपोज़ अगर मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम बात बात करें या अगर हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात कर लें, तो लेट्स सपोज़ मेरे पास एक बॉल है, ठीक है? या एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल को मैं एक जगह से दूसरी जगह फेंकता हूँ, ठीक है? थ्रो करता हूँ या लेट्स सपोज़ मेरे पास ये एक मार्कर है, ठीक है? और इसी मार्कर को मैं एक जगह से दूसरी जगह जो है वो थ्रो करता हूँ, ठीक है? उसको फेंकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि जब मैंने इस मार्कर को यहाँ से यहाँ तक फेंका था, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? और इसका पोज़ीशन क्या होगा? आप उसको एग्ज़ैक्टली एक टाइम पे फाइंड कर सकते हैं कि उसको सिमल्टेनियसली अगर मैं आपसे कहूँ कि इस टाइम पे इसकी एनर्जी क्या होगी, इसका मोमेंटम क्या होगा और इसकी जो है वो वेलोसिटी क्या होगी, इसका स्पीड क्या होगा, ठीक है? तो वो चीज़ें जो है हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या हुआ कि जब हमें डी ब्रॉय के हवाले से ये पता चला कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो मतलब लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो वो जब ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो वेव की तरह बिहेवियर करते हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि इनकी जो पोज़ीशन और मोमेंटम है, उसको हम फाइंड किस तरह से करेंगे, ठीक है? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें इसके बारे में बताया कि जब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, लेट्स सपोज़ मेरे पास एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? और ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? तो उसने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से हमें क्या पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, तो वो वेव की तरह भी बिहेवियर करते हैं, ठीक है? तो हाइज़ेनबर्ग ने हमें क्या बताया, हाइज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमें क्या पता चला कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, तो ये वेव की तरह बिहेवियर करता है, ठीक है? तो जब कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होती है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है? तो उसने क्या कहा कि जब आपके पास एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होती है लाइक इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह जब मूव होती है, ठीक है, मोशन में होती है, तो आप उसकी कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है लेट्स सपोज़ कि उसका जो पोज़ीशन है, ठीक है, पोज़ीशन को हम एक्स से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है, उसका मोमेंटम है, उसकी एनर्जी है और उसका टाइम है, ठीक है। तो उसने क्या कहा हाइज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें क्या कहा कि आप इस इलेक्ट्रॉन की जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जब ये ट्रैवल करता है, तो आप इसकी कोई भी 2 क्वांटिटीज़ एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। मतलब उनकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते दोनों की एक साथ, ठीक है? आप अगर पोज़ीशन और मोमेंटम को एग्ज़ैक्टली फाइंड करना चाहते हैं सिमुल्टेनियसली तो आप उसको फाइंड नहीं कर सकते, उसमें कुछ एरर आएगा, ठीक है? और उस एरर को उसने क्या नाम दिया? अनसर्टेनिटी नाम दे दिया, ठीक है? इसलिए उसको बोलते हैं हाइज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें क्या पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो जब ट्रैवल करते हैं, तो वो तो हमें पता है कि जब वो ट्रैवल करते हैं, तो वो वेव की तरह बिहेवियर करते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर जब हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करते हैं, तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम किसी पार्टिकल की पोज़ीशन और मोमेंटम, एनर्जी या टाइम को फाइंड करना चाहें, किसी सिमल्टेनियस टाइम पे, एक ही टाइम पे, ठीक है? तो हम उसकी एनर्जी, पोज़ीशन, मोमेंटम सब फाइंड कर सकते हैं जब कोई पार्टिकल ट्रैवल करता है। लेट्स सपोज़ आपके पास एक कार है, ठीक है? वो जो है वो ट्रैवल कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है? तो आपसे मैं कहता हूँ कि इस टाइम पे सिमल्टेनियसली इसका एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन और इसका मोमेंटम क्या होगा या इसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है? या इसका स्पीड क्या होगा? तो उसको आप सिमल्टेनियसली एक साथ फाइंड कर सकते हैं। उनकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू आप एक साथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हाइज़ेनबर्ग ने क्या कहा कि अगर आपके पास एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है? लाइक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो वो इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करता है और उसके साथ उस वो जो पोज़ीशन उसकी होती है, उसका मोमेंटम होता है, उसकी एनर्जी जो होती है और उसका जो टाइम होता है, उन उसके 2 किसी भी क्वांटिटीज़ अगर आपने उसका पोज़ीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ सिमल्टेनियसली फाइंड करना है, तो आप उनकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। उसमें कुछ न कुछ एरर आएगा, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हाइज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया था कि अगर आपके पास एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है या सब एटॉमिक पार्टिकल्स है लाइक इलेक्ट्रॉन्स,
और वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और उसकी पोजीशन, मोमेंटम को आप एक साथ फाइंड करना चाहते हैं सिमल्टेनियसली, एग्ज़ैक्ट वैल्यू उनकी फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है? एक साथ सिमल्टेनियसली या एक साथ आप उनकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो आप उसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपको पोजीशन पता है, तो उसके मोमेंटम में कुछ न कुछ एरर आएगा, ठीक है? उस सिमल्टेनियस उसी टाइम पे आप उसका पोजीशन जो है वो उसका जो मोमेंटम है, उसको आप एग्ज़ैक्ट वैल्यू उसकी फाइंड नहीं कर सकते, उसमें कुछ न कुछ एरर आएगा, ठीक है? और उस एरर को उसने क्या नाम दिया? अनसर्टेनिटी नाम दे दिया, ठीक है? उस एरर को अनसर्टेनिटी एरर बोलते हैं, ठीक है? तो उसने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, ठीक है? तो जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करते हैं, तो उसकी पोज़ीशन, मोमेंटम, एनर्जी और टाइम, उन उसमें से कोई भी 2 क्वांटिटीज़ अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, तो उनमें से 2 ही भी क्वांटिटीज़ की सिमल्टेनियस वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू जो आप लेना चाहते हैं, उसकी एक्यूरेट वैल्यू आप एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसने सबसे पहले जो फॉर्म बताया था, वो था पोज़ीशन मोमेंटम फॉर्म, ठीक है? तो पोज़ीशन मोमेंटम फॉर्म में उसने क्या कहा था कि द एग्ज़ैक्ट एंड सिमल्टेनियस डिटरमिनेशन ऑफ position and momentum of a moving microscopic particle cannot be measured। क्या लिखा है मैंने पोजीशन मोमेंटम फॉर्म में? उसका जो सबसे पहला फॉर्म था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, वो था पोजीशन मोमेंटम फॉर्म, ठीक है? उसने क्या कहा कि द एग्जैक्ट एंड सिमल्टेनियस डिटरमिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड। तो उसका मतलब ये था कि आप किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट एंड सिमल्टेनियस डिटरमिनेशन उसकी पोजीशन और मोमेंटम की एक साथ नहीं कर सकते जब वो ट्रेवल करता है, ठीक है? जब वो मूव करता है, ठीक है? तो उसने क्या कहा था कि अगर आपके पास एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है? तो आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम जब वो ट्रेवल करता है, तो आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम की एग्जैक्ट वैल्यू सिमल्टेनियसली एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आप उसका पोजीशन फाइंड करेंगे, तो उसके मोमेंटम में एरर आएगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है? अगर आपको आपको उसका मोमेंटम पता है, तो उसकी पोजीशन में कुछ न कुछ एरर आएगा। मतलब आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू सिमल्टेनियसली इस पोजीशन और मोमेंटम की एग्जैक्ट वैल्यू सिमल्टेनियसली एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? जब वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ट्रैवल करता है, ठीक है? तो उसका पोजीशन और मोमेंटम का फॉर्म क्या था कि जब कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन जब वो ट्रैवल करता है, तो आप उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम उसकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपको उसकी पोज़ीशन पता है, तो उसके मोमेंटम में कुछ न कुछ एरर आएगा, ठीक है? अगर आपको उसका मोमेंटम पता है, तो उसकी पोज़ीशन में कुछ न कुछ एरर आएगा, ठीक है? मतलब आप उन दोनों क्वांटिटीज़ को एक साथ सिमल्टेनियसली एग्ज़ैक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू आप उसकी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? एग्ज़ैक्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि आप उसकी एक्यूरेट वैल्यू जो है, वो एक फाइट साथ फाइंड नहीं कर सकते, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, ठीक है? अच्छा, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनिशन, ठीक है? तो अगर आप इसको और समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। उसने क्या कहा था कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन जो है जब कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है? तो आप उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोज़ीशन और मोमेंटम सिमल्टेनियसली एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोज़ीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी, ठीक है? उसने क्या कहा था कि अगर आपके पास एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो आप उस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोज़ीशन और मोमेंटम को एक्यूरेट सिमल्टेनियसली एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? उसकी पोज़ीशन अगर आपको पता है, तो उसके मोमेंटम में एरर आएगा, अगर आपको उसका मोमेंटम पता है, तो उसकी पोज़ीशन में कुछ न कुछ एरर आएगा, ठीक है? तो इसके समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम्पल है, वो किस तरह से है, ठीक है? अच्छा, और यहाँ पे जो पोज़ीशन में जब एरर आता है, ठीक है? तो पोज़ीशन के एरर को इसने रिप्रेज़ेंट किया था डेल एक्स से, ठीक है? अगर आपको मोमेंटम पता है, तो उसकी पोज़ीशन में जो एरर आएगा, वो डेल एक्स होगा, ठीक है? और इसके मोमेंटम में जो एरर आता है, उसको हम रिप्रेज़ेंट करते हैं डेल पी से, ठीक है? एक्स यहाँ पे पोज़ीशन होता है और डेल का मतलब ये है एरर, ठीक है? यहाँ पे पी जो है वो मोमेंटम है
और इस यहाँ पे डेल का मतलब है एरर, ठीक है। तो डेल एक्स और डेल पी का मतलब क्या है कि एरर इन अ पोजीशन, एरर इन मोमेंटम, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि यहाँ पे जो एरर आता है, ठीक है, उस एरर को पोजीशन के लिए, पोजीशन के एरर को उसने रिप्रेजेंट किया डेल एक्स से, ठीक है। हम यहाँ पे डेल एक्स की जब बात करेंगे तो डेल एक्स का मतलब होगा एरर इन पोजीशन, ठीक है। और अगर हम डेल पी की बात करेंगे तो डेल पी का मतलब होगा एरर इन मोमेंटम, ठीक है। तो इसके पोजीशन और मोमेंटम फॉर्म को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो है, मैं अभी जो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एग्जांपल रियल लाइफ में नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास एक इमेजिनरी सोच है, हमारी सोच से हमने एक मतलब एक एग्जांपल बनाया हुआ, ठीक है। ये इमेजिनरी एक सोच है, ठीक है। रियल में इस तरह से कुछ नहीं होता, ठीक है। जो अभी हम एग्जांपल, मैं आपको जो एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करता है तो डी ब्रॉय के मुताबिक जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो जब ट्रेवल करता है तो वो किस चीज़ की तरह बिहेवियर करता है, उसके साथ वेव जो है वो एसोसिएटेड होती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय ये इलेक्ट्रॉन, इसके साथ कुछ वेव जो है वो एसोसिएटेड होगी, ठीक है। तो ये इसके साथ कुछ वेव जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करता है तो उसके साथ कुछ वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फोटॉन्स को लेते हैं, ठीक है। हमारे पास लेट्स सपोज एक फोटॉन है, ठीक है। और ये फोटॉन जाके इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे जाके स्ट्राइक हो जाता है, मतलब कोलाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक फोटॉन है, ठीक है। और ये फोटॉन जाके इसके साथ यहाँ पे कोलाइड हो जाता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो ये फोटॉन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये फोटॉन यहाँ से स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इस स्कैटर्ड फोटॉन को यहाँ पे हम एक माइक्रोस्कोप रख देंगे, ठीक है। और इस स्कैटर फोटॉन जो यहाँ पे स्कैटर हुआ है, इस स्कैटर फोटॉन को हम इस माइक्रोस्कोप की के ज़रिए से स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट्स सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रैवल कर रहा है, तो इसके साथ कुछ वेव एसोसिएटेड होगी। यहाँ पे एक फोटॉन है, ये फोटॉन जाके इसके साथ कोलाइड होता है, तो इसमें से फोटॉन जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक माइक्रोस्कोप रखा है, इस माइक्रोस्कोप से हम इसकी फोटॉन की एनर्जी और मोमेंटम, इन चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे अ, हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो फोटॉन यहाँ से स्कैटर्ड होता है, ठीक है। तो फोटॉन की जो वेवलेंथ आती है, ठीक है, मतलब इसका जो वेव का फॉर्म आता है फोटॉन का, वो इस तरह से आता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपको पता होगा कि वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ को हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि इन दोनों क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं कि ये इसका वेवलेंथ है, ठीक है। तो इसका जो वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो वेवलेंथ है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। अच्छा, तो ये फोटॉन का वेवलेंथ है। अब फोटॉन के वेवलेंथ का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसका वेवलेंथ है, ठीक है। तो अब इस फोटॉन के वेवलेंथ के यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फैंड होने की चांसेस है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन तक जो ये इसका वेवलेंथ है, इसमें यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं न कहीं यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कहीं न कहीं मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस जगह से लेके इस जगह तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं न कहीं प्रेज़ेंट होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो अ, आपको मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो पोज़ीशन की एरर होता है, ठीक है, उसको हम किस चीज़ से रिप्रेज़ेंट करते हैं, डेल एक्स से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो पोज़ीशन होता है वो डेल एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये मेरे पास एक फोटॉन है, ठीक है? और उस फोटॉन का वेवलेंथ जो है वो लैम्बडा है, ठीक है? तो वेवलेंथ आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे इसकी वेवलेंथ हो गई इस फोटॉन की। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस जगह से लेके इस जगह तक जितनी इसकी वेवलेंथ है, ठीक है, फोटॉन की, यहाँ से यहाँ तक इस पोज़ीशन पे, इस प्लेस में हम इलेक्ट्रॉन की पोज़ीशन को फाइंड कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक किसी न किसी पार्ट में होगा, किसी न किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेज़ेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक, इस पोज़ीशन तक, ठीक है? इस जगह से लेके इस जगह तक जो इसकी वेवलेंथ है फोटॉन की,
इस जगह से लेके इस जगह तक इसकी वो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी जगह पे फाइंड कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम किसी भी जगह से फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला है कि यहाँ पे जो फोटॉन की वेवलेंथ है, वो बराबर है इलेक्ट्रॉन की पोज़ीशन की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फोटॉन की वेवलेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक, तो फोटॉन की वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या है इसका? फोटॉन की वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक मतलब ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक किसी न किसी जगह पे प्रेज़ेंट होगा, मौजूद होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू डेल एक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन में हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो फोटॉन की वेवलेंथ है वो क्या बराबर हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बराबर हो जाएगी, लैम्ब्डा इज इक्वल टू डेल एक्स के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको ये दोबारा समझा देता हूँ कि यहाँ पे लेट्स सपोज जो हमने फोटॉन यूज किया हुआ है, उस फोटॉन का जो वेवलेंथ है, लेट्स सपोज इसका जो वेवलेंथ है वो ये है, ठीक है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे जो फोटॉन यूज किया हुआ है, उस फोटॉन का वेवलेंथ जो है वो ये है, ठीक है। तो वेवलेंथ आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इस फोटॉन की वेवलेंथ का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक इसका जो वेवलेंथ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके इस पोज़ीशन से लेके इस पोज़ीशन तक जो ये फासला है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, इस लेंथ में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, ज़्यादा है। मतलब हम यहाँ से इस पोज़ीशन से लेके इस पोज़ीशन तक, ठीक है? या इस प प या इस जगह से लेके इस जगह तक हम इलेक्ट्रॉन को इस जगह पे कहीं न कहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? हमें एग्ज़ैक्ट पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, लेकिन इस लेंथ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस जगह तक, ठीक है? इस फासले तक हम इलेक्ट्रॉन की पोज़ीशन को फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कहीं न कहीं पोज़ीशन इसकी होगी, यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है? तो हमें एग्ज़ैक्ट यूज़ के नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन जो है एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से यहाँ तक, इस फ़ासले तक या यहाँ से यहाँ तक, इस लेंथ तक किस पोज़ीशन पे मौजूद है, ठीक है? तो हमें इलेक्ट्रॉन की एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन जो है वो पता नहीं है, ठीक है? तो उसके एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन हमें पता नहीं है, ठीक है? तो उसके उसमें कुछ एरर आएगा, ठीक है? तो उस एरर को हम यहाँ पे क्या रिप्रेज़ेंट कर देते हैं, उसको हम डेल एक्स से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? क्या कहा मैंने आपको कि लेट्स सपोज़ हमने जो फोटॉन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे जो इसके साथ कोलैड हुआ है, तो उसका जो वेवलेंथ है, वो ये है, ठीक है? उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक इसकी वेवलेंथ का मतलब क्या है कि इस जगह से लेके इस जगह तक, ठीक है? इस फासले से लेके इस फासले तक, ठीक है? मतलब इस टोटल फासले में हम इलेक्ट्रॉन को कहीं न कहीं फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक किसी न किसी जगह पे मौजूद होगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक हमें किसी न किसी जगह पे मिल सकता है, ठीक है? तो अब हमें एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन इलेक्ट्रॉन की नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक इस फासले में कहाँ किस जगह पे मौजूद है, हमें उसका एग्ज़ैक्ट पता नहीं पता, ठीक है? तो हम उसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एरर आएगा क्योंकि हमें उसके एग्ज़ैक्ट वैल्यू नहीं पता, एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस फासले तक किस पोज़ीशन पे मौजूद है, ठीक है? उसकी एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन हमें नहीं पता, तो उसमें कुछ एरर आएगा। उस एरर को हम किस चीज़ से रिप्रेज़ेंट करते हैं? डेल एक्स से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है? इसलिए आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे हम लैम्ब्डा को जो है इसका जो वेवलेंथ है फोटॉन को, उसका वैलेंस जो है वो बराबर होता है डेल एक्स के, मतलब इसकी पोजीशन में जो एरर आएगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक इस फासले में कहीं न कहीं पे मौजूद होगा, ठीक है? लेकिन हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पे मौजूद होगा, ठीक है? तो उसकी पोजीशन में कुछ न कुछ एरर आएगा, तो वो किसके बराबर होता है? डेल एक्स के। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू डेल एक्स बराबर हो गया, ठीक है? अच्छा, तो इससे हमें क्या पता चला है? इससे हमें पता चला है कि अगर हम इस तरह के फोटॉन को यूज़ कर लें, जिसका वेवलेंथ बहुत कम हो, तो हम इलेक्ट्रॉन की पोज़ीशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम एक सा फोटॉन ले लें, जिसका वेवलेंथ कम हो, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे जो कम से कम जगह होगी, उस कम से कम जगह पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जाएगा, ठीक है? मतलब हम इलेक्ट्रॉन की एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन को फाइंड कर सकते हैं फिर, अगर हम इस तरह का एक फोटॉन यूज़ कर लें, जिसका वेवलेंथ कम हो जाए, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ मेरे पास एक ऐसा फोटॉन है जिसका वेवलेंथ बहुत कम है, ठीक है? लेट्स सपोज़ मेरे पास एक ऐसा फोटॉन है ये, ठीक है? जिसका वेवलेंथ इस फोटॉन के वेवलेंथ से कम है, ठीक है?
तो यहाँ पे एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ इस फोटोन के वेवलेंथ से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें यहाँ से यहाँ तक ये जो फासला होता है ये इसका वेवलेंथ होता है लैम्डा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता है कि इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ पे मिलेगा। इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से यहाँ तक जो फासला है, ठीक है, इसका जो वेवलेंथ है, हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन में कहीं न कहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि हम अब इलेक्ट्रॉन को इस थोड़े से फासले में फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो फासला लिया था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जो फोटोन हमने यूज़ किया था, उसका वेवलेंथ ज़्यादा था, ठीक है। तो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से हमें क्या मुश्किल हो रही थी कि इस इलेक्ट्रॉन की जो पोज़ीशन है, वो हमें यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ में मिल सकती थी, इस फासले में मिल सकती थी, ठीक है। लेकिन हमने इस तरह का एक फोटोन यूज़ किया कि जिसका वेवलेंथ जो है वो कम है, ठीक है। तो अब अगर हम इसका इस तरह का एक फोटोन यूज़ कर लें जिसका वेवलेंथ कम हो जाए, तो उसका मतलब ये होगा कि हम कम से कम फासले में उस इलेक्ट्रॉन की पोज़ीशन को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोटोन का जो वेवलेंथ है वो कम हो गया, ठीक है। तो फोटोन के वेवलेंथ कम होने की वजह से हमें क्या पैदा हुआ कि हम अभी इलेक्ट्रॉन की जो पोज़ीशन है, उसकी पोज़ीशन को हम कम से कम फासले में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं, मतलब हमें कम फासले में इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल सकता है। यहाँ पे हमें ज़्यादा फासले में, ज़्यादा लेंथ में इलेक्ट्रॉन मिल सकता था, ठीक है। लेकिन हमने वेवलेंथ को कम किया, हमने इस तरह का एक फोटोन यूज़ किया जिसका वेवलेंथ कम है। तो फोटोन के वेवलेंथ कम होने की वजह से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन को कम से कम जगह में फाइंड कर सकते हैं, कम से कम लेंथ में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने फासले में हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरह का के फोटोन यूज़ करके जिसका वेवलेंथ बहुत कम हो जाए, ठीक है। अगर हम इस तरह के फोटॉन्स को यूज़ कर दिया जाए, ठीक है, कि जिसका वेवलेंथ कम हो जाए, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें इलेक्ट्रॉन की जो एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन है, वो उसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज़ मेरे पास मैंने एक इस तरह का एक फोटोन लिया कि जिसका वेवलेंथ इससे भी कम है, ठीक है। ठीक है? मैंने एक इस तरह का एक फोटोन लिया कि जिसका वेवलेंथ इसके फोटोन की वेवलेंथ से भी कम है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक इसकी वेवलेंथ होगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अब हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ तक या इस फासले तक अब हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इस फासले में, ठीक है? पहले फासला जो है वो ज़्यादा था क्योंकि हमने इस तरह का फोटोन यूज़ किया था जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा था, ठीक है? तो हमने यहाँ से यहाँ देखा कि यहाँ से यहाँ तक इस फासले में हम इलेक्ट्रॉन को कहीं न कहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसके एग्ज़ैक्ट पता नहीं है तो इसलिए उसको हमने 10 एक्स बोल दिया, ठीक है? फिर हमने इस तरह का एक फोटोन यूज़ किया जिसका वेवलेंथ इससे कम हो जाए, ठीक है? तो हमें ये पता चला कि हम अब यहाँ से यहाँ तक इस फ़ासले में, इसके कम फ़ासले में हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक इस तरह का एक फोटोन को यूज़ किया कि जिसकी वेवलेंथ बहुत कम हो जाए, ठीक है? इन दोनों की वेवलेंथ से कम हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ तक इस फ़ासले में, ठीक है? पहला फ़ासला जो है वो ये था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक इस फ़ासले में हम उसको फाइंड कर सकते थे, ठीक है? फिर इससे थोड़ा कम हुआ, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ तक या इस फ़ासले तक हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते थे। इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थी, ठीक है। फिर हमने एक ऐसा फोटॉन लिया जिसका वेवलेंथ उन दोनों के वेवलेंथ के से कम था, ठीक है। तो अब देखिए हम अब इलेक्ट्रॉन को इस फासले तक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन का एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन जो है वो पता कर सकते हैं अगर हम फोटॉन के वेवलेंथ को कम करते जाएँगे, तो हम इलेक्ट्रॉन की एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन को पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हमें पता है कि E इज़ इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा, ठीक है? हमें ये बात पता है कि जो फोटॉन होता है, उसकी जो एनर्जी होती है, वो किसके बराबर होती है? एनर्जी इज़ इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा, ठीक है? हमें ये बात पता है कि जो फोटॉन होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है? E इज़ इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा मतलब फोटॉन की जो एनर्जी है, वो उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है? अगर आप वेवलेंथ को कम करते जाएँगे, तो उस फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं इस तरह का एक फोटॉन यूज़ कर लूँ, जिसका वेवलेंथ बहुत कम हो, ठीक है? तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लें, ये फोटॉन जब आएगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ जब कोलाइड होगा, तो इस फोटॉन के साथ एनर्जी जो है वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने इसका वेवलेंथ जो है वो कम रखा है, हमने उसकी पोज़ीशन को फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन की पोज़ीशन को, इसलिए इसमें हमने इसकी जो वेवलेंथ है, वो उसको हमने क्या रखा है? कम रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि अगर हम इस फोटॉन की वेवलेंथ को कम करते जाएँगे, तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम इस तरह का एक फोटॉन यूज़ कर लें, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? तो ये फोटॉन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होगा,
तो ये फोटोन अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो इस फोटोन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में चली जाएगी, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा, ठीक है। जब ये फोटोन बहुत हाई एनर्जी होगी इसकी, ठीक है, हाई एनर्जी फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होगा, तो ये फोटोन अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या मुश्किल होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा, तो अब हम इसकी मोमेंटम जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा, तो इसकी मोमेंटम को हम फाइंड नहीं कर सकते इजीली, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस फोटोन की वेवलेंथ को कम करते जाएं, तो उसके साथ उसकी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा तेज़ ट्रेवल करेगा, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। जब स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो उसकी मोमेंटम को हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी मोमेंटम को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला है कि जब वेवलेंथ कम हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम को हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में उसने हमें क्या कहा था कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम की एग्जैक्ट वैल्यू सिमल्टेनियसली फाइंड करना चाहते हैं, तो उसको आप फाइंड नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है कि उसको आप फाइंड कर लें, ठीक है। वो हमें यहाँ पे पता भी चल गया, वो हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया, ठीक है, कि अगर हम इस फोटोन की वेवलेंथ को कम करते जाएं, तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को तो फाइंड कर सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो हमें पता चल सकता है, लेकिन उसकी एनर्जी जो है फोटोन की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा। तो हाई स्पीड के साथ जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, तो उसकी मोमेंटम को हम फाइंड नहीं कर सकते, उसका मोमेंटम फाइंड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए। तो अगर हम इस तरह का कोई फोटोन यूज़ कर ले जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देगा। तो जब बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा। तो इसके मोमेंटम को फाइंड करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट मोमेंटम सिमल्टेनियसली एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इससे हमें ये बात पता चली है, ठीक है। तो ये था पोजीशन मोमेंटम फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसका जो मैथमेटिकल है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा कर देते हैं, ठीक है, कि हमें पता है कि मोमेंटम जो फोटोन का जो मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है p इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लेमडा के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम मोमेंटम को जो फाइंड करेंगे, तो मोमेंटम में कुछ ना कुछ एरर आएगा, क्यों क्योंकि हम जब पोजीशन को भी फाइंड करेंगे, तो पोजीशन और मोमेंटम दोनों में कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है। तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि जो मोमेंटम में एरर आता है उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम मोमेंटम लेंगे, मोमेंटम बराबर होता है पी इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई लेमडा के, ठीक है। वो जो फोटोन होता है, फोटोन का मोमेंटम किसके बराबर होता है, पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फोटोन में कुछ एरर आएगा, कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, ठीक है, उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल पी इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई लेमडा, ठीक है। फिर आपने एक बात नोट की होगी कि जो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया हुआ था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रेवल कर रहा था, इस पाथ में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, मतलब एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, तो वो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा था, इसलिए हम यहाँ पे डेल पी एक्स लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। तो हम इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम की बात कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो डेल पी एक्स इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई लेमडा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास इससे जो पहला इक्वेशन था उसको हमने क्या लिया था कि लेमडा इज इक्वल टू डेल एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू डेल एक्स के बराबर हमने लिया था, डेल पी एक्स इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशंस, जो हमारे पास अबाउट जो दो इक्वेशन आ रहे हैं, लेमडा इज इक्वल टू डेल एक्स, डेल पी एक्स इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई लेमडा, हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डेल एक्स इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई लेमडा इनटू लेमडा, ठीक है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं
कि जो फोटॉन का मोमेंटम होता है वो क्या होता है, p इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अनसर्टेनिटी की बात करेंगे क्योंकि हमें मोमेंटम एग्जैक्ट वैल्यू उसकी पता नहीं होगी, ठीक है। तो हम कुछ एरर की बात करेंगे, तो डेल पी हम अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल पी एक्स हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर हमने इससे पहले जो इक्वेशन लिया था कि हमने लैम्डा को बराबर किया था उस फोटॉन की लेंथ को उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के, ठीक है। तो हमने लिया था डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली एच डिवाइड बाय लैम्डा इंटू लैम्डा, ठीक है। तो ये लैम्डा लैम्डा के साथ कैंसिल हो जाता है, तो डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू एच, ठीक है। एच यहाँ पे क्या है, एच यहाँ पे एक प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। एच यहाँ पे क्या है, एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्लैंक कांस्टेंट को 2 पाई से डिवाइड करूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड को मैं एच 2 पाई से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, एच डिवाइडेड बाई 2 पाई बराबर होता है एच कट के, ठीक है। तो इस एच डिवाइड बाई 2 पाई की जगह मैं लिख सकता हूँ एच कट, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2 पाई किसके बराबर होता है, एच कट के बराबर होता है, ठीक है। कि अगर आपको एच कट की समझ नहीं आ रही तो आप उसको सिंपली इस तरह बोल सकते हैं कि डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप पोजीशन और मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब पोजीशन में जो एरर आ रहा है और मोमेंटम में जो एरर आ रहा है, अगर आप उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उनकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एच डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें एच डिवाइड बाई 2 पाई, ये दोनों क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। एच भी एक कांस्टेंट है, 2 पाई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, पोजीशन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास पोजीशन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है, तो मोमेंटम की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो एक कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इससे भी हम बता सकते हैं कि हम इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें पोजीशन पता होगा तो उसका मोमेंटम हमें पता नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। अगर हमें मोमेंटम पता है तो हमें पोजीशन पता नहीं होगा, क्योंकि हम अगर हम इनका डॉट कर लेंगे तो वो एक कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो पोजीशन मोमेंटम फॉर्म है, पोजीशन मोमेंटम इसका क्या आता है, पोजीशन मोमेंटम फॉर्म डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। ये होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर पोजीशन मोमेंटम फॉर्म, ठीक है। डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ, ठीक है, कि लेट सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, और वो जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और आपको उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट वेलोसिटी और आपको इस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट मास जो है वो पता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या आप इसकी मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि तो आपको मैंने क्या कहा कि लेट्स सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, वो हमें एग्जैक्ट पता है, उसे हमें उसकी हमारी हमें एग्जैक्ट वेलोसिटी v भी पता है, ठीक है। उसकी हमारी हमें वेलोसिटी पता है, हमें उसका मास भी पता है, एग्जैक्ट वेलोसिटी, ठीक है। या लेट्स सपोज आपके पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी पता है, आपको उसकी एग्जैक्ट मोमेंट उसकी एग्जैक्ट मास भी पता है, ठीक है। और आपसे मैं कहता हूँ कि इसका मोमेंटम क्या होगा, तो इसका जो मोमेंटम है वो आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। जैसे आप कहेंगे कि इसका जो मोमेंटम है वो mv के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला है कि यहाँ पे मोमेंटम को जो है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब जो अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम है या एरर एंड मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको उसकी वेलोसिटी और उसका मास पता है तो आप उसका एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम है या जो एरर एंड मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि लेट सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो वेलोसिटी के साथ
ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है? तो हमें उसका मास भी पता है और उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी हमें पता है। तो अगर हम उसकी मोमेंटम को फाइंड करना चाहते हैं, तो उसका मोमेंटम होगा p इज़ इक्वल टू mv, ठीक है? मतलब आप उसकी मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। तो उसकी जो अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम है या एरर एंड मोमेंटम है, उसमें एरर जो है वो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि हम उसकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं। तो एरर एंड मोमेंटम क्या आएगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है? क्योंकि हम उसकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं, तो डेल पी बराबर होगा 0 के, ठीक है? तो अगर आप इस इक्वेशन को देख लें, इस इक्वेशन में आप इस तरह करिए कि डेल एक्स इज़ इक्वल टू एस डेल पी को यहाँ पे लेके आए, ठीक है? ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड से डेल पी को डिवाइड कर दिया। तो डेल एक्स इज़ इक्वल टू एच डिवाइड बाय 2 पाई इंटू डेल पी, ठीक है? यहाँ पे डेल पी जो है वो यहाँ पे क्या है? मतलब अनसर्टेनिटी एंड मोमेंटम या एरर एंड मोमेंटम क्या है? वो 0 के बराबर है। तो इस टर्म को आप 0 कर लें। तो ये क्या हो जाएगा? एच डिवाइड बाय 0, क्योंकि अगर ये टर्म 0 हो जाए तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो 8 बाय 0, ठीक है? तो अगर आप किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड करते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी, ठीक है? तो यहाँ पे डेल एक्स जो है वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे आप देख लें कि जब हमें एग्ज़ैक्ट मोमेंटम पता है, ठीक है? मतलब एरर एंड मोमेंटम 0 है, तो एरर एंड पोजीशन जो है वो क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक है? मतलब हम उसकी पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमें एग्ज़ैक्ट मोमेंटम पता है, तो हम उस पार्टिकल की एग्ज़ैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते कि इस पार्टिकल की एग्ज़ैक्ट पोजीशन जो है वो क्या होगी, क्योंकि उसमें जो एरर आएगा वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए डेल एक्स इज़ अप्रॉक्सिमेटली इनफाइनाइट, ठीक है? मैं आपको फिर से समझा देता हूँ ये। मैंने क्या किया कि लेट्स सपोज़ मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है? जिसकी वेलोसिटी मुझे पता है कि उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है? और उसका जो मास है वो m है। तो इसका जो मोमेंटम है वो हम फाइंड कर सकते हैं कि इसका मोमेंटम क्या होगा? p इज़ इक्वल टू mv, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसका मोमेंटम क्या होगा, तो आप कहेंगे p इज़ इक्वल टू mv। इसका मतलब ये है कि आप इसका एग्ज़ैक्ट मोमेंटम बता सकते हैं। तो मतलब ये है कि इसका जो एरर एंड मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन को आप देख लें, इसको मैं लिख सकता हूँ h डिवाइड बाय 2 पाई इनटू डेल p, ठीक है? यहाँ पे ये डेल p किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो ये हो जाएगा h डिवाइड बाय 0, ठीक है? तो आपको पता होगा कि जब आप किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड करते हैं, तो h डिवाइड बाय 0 ये किसके बराबर होगा? इन्फिनिटी के, ठीक है? तो डेल x इज़ अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इससे हमें क्या पता चला है कि अगर हम किसी पार्टिकल का एग्ज़ैक्ट मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? या उसमें जो एरर आ रहा है, उसके मोमेंटम में एरर जो है वो 0 के बराबर है, तो उसके पोज़ीशन में जो एरर है, वो इनफ़ाइनाइट के बराबर हो जाएगा, ठीक है? मतलब आप उसका पोज़ीशन फाइंड नहीं कर सकते अगर आपको उसका एग्ज़ैक्ट मोमेंटम पता है, ठीक है? अगर उसके मोमेंटम में एरर 0 के बराबर है, तो उसके पोज़ीशन में जो एरर है, वो इनफ़ाइनाइट होगा। मतलब आप उसकी पोज़ीशन को फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि एरर जो है वो इनफ़ाइनाइट तक हो जाएगा, ठीक है? अगर उसमें उसकी पोज़ीशन में जो उसकी मोमेंटम में जो एरर है वो 0 के बराबर है, तो उसकी पोज़ीशन में जो एरर है वो इनफ़ाइनाइट हो जाएगा। आप उसकी पोज़ीशन को फाइंड नहीं कर सकते अगर आपको उसकी एग्ज़ैक्ट मोमेंटम पता है, ठीक है? तो ये होता है हाइज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर पोज़ीशन मोमेंटम फॉर्म, ठीक है? अच्छा, तो इसको आप इस एग्ज़ाम्पल भी समझ सकते हैं, और जो आपको मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो कोलिजन थी उससे भी आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है? कि हम इस दोनों को एक साथ जो है वो फाइंड नहीं क्यों नहीं कर सकते? मतलब हम इन दोनों की एग्ज़ैक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड क्यों नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली इज़ इक्वल टू एच डिवाइड बाय टी प 2 पाई, ठीक है? तो अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, ठीक है? अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो वाई एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? डेल एक्स डॉट डेल पी वाई इज़ अप्रॉक्सिमेटली इज़ इक्वल टू एच डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है? अगर हम जेड एक्सिस की बात करते हैं, तो जेड एक्सिस के लिए होगा डेल एक्स डॉट डेल पी जेड अप्रॉक्सिमेटली इज़ इक्वल टू एच डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है? तो ये तो हो गई वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के लिए ये लिखा था, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस के लिए और ये क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस के लिए, ठीक है? तो ये होता है पोजीशन मोमेंटम फॉर्म, ठीक है? अब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है? जो क्या है? जो है पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म, ठीक है? तो पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म भी सेम ही है, ठीक है? पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म का मतलब ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म, इसका मतलब ये है कि आप किसी पार्टिकल की पोजीशन अगर आपको पता है, तो आप उस पार्टिकल की वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू सिमल्टेनियसली बता नहीं सकते। मतलब आप उसकी एक्यूरेट वैल्यू सिमल्टेनियसली बता नहीं सकते अगर आपको उसकी पोजीशन पता है, ठीक है?
या अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता है, तो आप सिमल्टेनियसली एक्यूरेटली उस पार्टिकल की या उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता है, तो आप सिमल्टेनियसली एग्जैक्ट वैल्यू उस उसकी वेलोसिटी की वैल्यू बता नहीं सकते, ठीक है? अगर आपको उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता है, तो आप उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट और सिमल्टेनियस वैल्यू आप उसकी पोजीशन की वैल्यू बता नहीं सकते कि उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, ठीक है? उस टाइम पे, ठीक है? तो ये होता है पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म। पहले हमारे पास क्या था? पोजीशन मोमेंटम फॉर्म, तो उसमें उसने क्या कहा था कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट और सिमल्टेनियस वैल्यू पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ फाइंड करना चाहते हैं, तो उसको आप फाइंड नहीं कर सकते सिमल्टेनियसली, ठीक है? दूसरा क्या है? पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म। पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म का मतलब ये है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को सिमल्टेनियसली एग्जैक्ट वैल्यू उसकी फाइंड करना चाहते हैं सिमल्टेनियसली एक साथ, ठीक है? तो आप उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को सिमल्टेनियसली एग्जैक्ट वैल्यू उसकी फाइंड नहीं कर सकते पोजीशन और वेलोसिटी, ठीक है? तो इसकी जो पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो किस तरह से होगा? हमने पढ़ा कि डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है? फिर आपको पता होगा कि ये पी एक्स जो है ये क्या है? मोमेंटम है, ठीक है? मोमेंटम किसके बराबर होता है? एम वी के बराबर होता है, ठीक है? तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स की जगह यहाँ पे क्या आएगा? एम वी एक्स आएगा, ठीक है? अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लें, इसकी जो यहाँ पे अगर मैं इस m को इस साइड पे लेके जाऊँ, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई और इस m को यहाँ पे लेके आए, ठीक है? तो ये हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख लें डेल एक्स डॉट डेल वी एक्स यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी, ठीक है? डेल एक्स यहाँ पे क्या है? पोजीशन, ठीक है? तो पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म इसका क्या होगा? डेल एक्स डॉट डेल वी एक्स अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2 पाई इनटू m, ठीक है? अब अगर आप इसको y एक्सिस में लिखना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा डेल एक्स डॉट डेल वी वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम 2 पाई, ठीक है? अगर आप इसको z एक्सिस में लिखना चाहते हैं, तो डेल एक्स डॉट डेल वाई जेड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम इंटू 2 पाई, ठीक है? ये y एक्सिस में हो गया, ये z एक्सिस में हो गया, ठीक है? और ये इसके लिए हमने लिखा था, ये हमने x एक्सिस पे लिया था, ठीक है? तो पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म में हमने क्या बात की है? पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म में हमने ये बात की है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू या उसकी सिमल्टेनियस वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को आप एग्जैक्टली सिमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? ये होता है पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म, ठीक है? तो आपने लिखा था पोजीशन मोमेंटम फॉर्म ये होता है, ठीक है? फिर यहाँ पे p जो है वो मोमेंटम है, मोमेंटम इसके बराबर होता है। तो इस मोमेंटम की जगह मैंने एम वी पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा एम वी एक्स, क्योंकि हम एक्स की बात कर रहे थे। इस m को इस साइड पे लेके आए, तो डेल एक्स डॉट डेल वी एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2 पाई इनटू m, ठीक है? तो ये होता है पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है? अब हम इसका थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसका जो थर्ड फॉर्म है वो है एनर्जी एंड टाइम फॉर्म, ठीक है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का थर्ड फॉर्म क्या है? एनर्जी टाइम फॉर्म, ठीक है? सबसे पहला फॉर्म हमने क्या पढ़ा था? पोजीशन मोमेंटम फॉर्म। दूसरा हमने पढ़ा पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी टाइम फॉर्म, ठीक है? तो पोजीशन मोमेंटम में हमने क्या पढ़ा कि आप किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम सिमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है? उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है? इसी तरह हमने पोजीशन वेलोसिटी में भी बता दिया कि उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को आप एग्जैक्टली सिमल्टेनियसली एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है? अब हम आ जाते हैं एनर्जी टाइम फॉर्म पे, ठीक है? तो एनर्जी टाइम फॉर्म में भी हमने इसकी बात करनी है, ठीक है? कि आप अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ले लें, ठीक है? लेट्स सपोज मेरे पास एक एटम है ये, ठीक है? ठीक है? ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है? और इस आउटर मोस्ट शेल जो है, ये मेरे पास लेट्स सपोज मेरे पास ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है? तो ये इस आउटर मोस्ट शेल से अगर इलेक्ट्रॉन इस इनर शेल में आना चाहता है, ठीक है? जो लोअर स्टेट में, ठीक है?
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर स्टेट से अगर लोअर स्टेट में आएगा, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ तक जब ट्रेवल करता है तो वो कुछ एनर्जी को एमिट करता है, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी को एमिट करता है, और वो एनर्जी आपको मैंने बताया था कि वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में एमिट हो जाती है उसमें से, ठीक है। ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। कॉम्पटन इफेक्ट में आई थिंक हमने पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आता है तो वो कुछ एनर्जी को एमिट करता है। वो एनर्जी वो किस चीज़ के फॉर्म में एमिट करता है, वो फोटोन के फॉर्म में एमिट करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जब ट्रेवल करेगा तो इसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी किसके फॉर्म में एमिट होगी, वो फोटोन के फॉर्म में एमिट होगी, ठीक है। तो आपको ये है कि अगर आप इस फोटोन की एनर्जी, ठीक है, और इसने ये कितने टाइम में ये की, ठीक है, अगर आप इनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप इनकी एग्जैक्ट वैल्यू सिमल्टेनियस एक फाइंड नहीं कर सकते कि इसकी फोटोन की एनर्जी क्या होगी और इसका जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने कुछ कितना टाइम लिया है उसको आप एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ इमिटेड एनर्जी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ इमिटेड एनर्जी ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, मतलब ड्यूरिंग एक्साइटेशन मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, ठीक है, हायर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा था, ठीक है, तो आप उसकी टाइम इंटरवल जो उसने टाइम लिया था, ठीक है, और अ, उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे जो इसने एनर्जी इमिट की थी, ठीक है, फोटोन के फॉर्म में, तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू सिमल्टेनियसली आप एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। उसने यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया था और उसने यहाँ से कितनी एनर्जी जो है वो इमिट की फोटोन के फॉर्म में, तो उन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू सिमल्टेनियसली आप एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है एनर्जी टाइम फॉर्म, ठीक है। तो एनर्जी टाइम फॉर्म में हमें क्या पता चलता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट तक आता है, ठीक ठीक है, तो वो जब एनर्जी को एमिट करता है तो वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी ये इमिट करता है, ठीक है, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को, ठीक है, और उसने वो कितने टाइम में वो पाथ ट्रेवल की है हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट तक, ठीक है। तो अगर हम उन दोनों को एग्जैक्टली एक साथ फाइंड करना चाहें, उस एनर्जी को जो उसने एमिट की, ठीक है, और उसने खुद कितने टाइम में वो की, ठीक है, वो प्रोसेस कितने टाइम में हुआ, ठीक है, तो आप उस एनर्जी को और उस टाइम को एग्जैक्टली सिमल्टेनियसली एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है। आप उसकी एनर्जी और उसके टाइम को सिमल्टेनियसली एग्जैक्ट वैल्यू उसकी फाइंड नहीं कर सकते, उसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट तक ट्रेवल करता है तो कुछ एनर्जी इमिट करता है, ठीक है, वो एनर्जी जो है वो फोटोन के फॉर्म में इमिट हो जाती है उसमें से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ रहा था, ठीक है, तो उसने कुछ टाइम लिया होगा, ठीक है, तो वो जब उसने एनर्जी इमिट की थी, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ रहा था तो उसने जो एनर्जी इमिट की थी, ठीक है, तो उस एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, और उसने वो कितने टाइम में वो पाथ जो है वो ट्रेवल की हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट तक, ठीक है। तो अगर आप उस एनर्जी को जो उसने एमिट की और उस टाइम को जो जो टाइम उसने लिया है एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट तक आने में, तो अगर आप उनकी एग्जैक्ट वैल्यू सिमल्टेनियसली फाइंड करना चाहते हैं तो वो आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। आप या तो एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं एक्यूरेटली, ठीक है, या आप उसके टाइम को फाइंड कर सकते हैं एक्यूरेटली। आप दोनों को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते एक ही वक्त पे, ठीक है, एक ही टाइम पे आप दोनों को फाइंड नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट तक आता है तो वो कुछ एनर्जी को इमिट करता है, वो एनर्जी जो है वो किसके फॉर्म में इमिट हो जाती है, फोटोन के फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोटोन है, ठीक है, तो फोटोन की एनर्जी आपको पता होगा कि फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, फोटोन की एनर्जी बराबर होती है एच सी डिवाइड बाई लेमडा के, ठीक है। ई इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लेमडा, ये हम बताएं कि फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, ई इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लेमडा के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी में कुछ एरर आएगा क्योंकि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो उसको हम लिख सकते हैं डेल ई, ठीक है। डेल ई का मतलब ये नहीं है चेंज इन एनर्जी, डेल ई का मतलब है एरर इन एनर्जी, ठीक है। तो डेल ई इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लेमडा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर जब ये फोटोन जो है वो जब ट्रेवल करता है, ठीक है, तो फोटोन के साथ जो स्पीड होगा वो क्या होगा, फोटोन का जो स्पीड होगा
वो जब इमिट होता है, ठीक है, तो फोटॉन एनर्जी के फॉर्म में जब वो इमिट होता है, तो फोटॉन के जो स्पीड होता है वो क्या होता है, सी होता है, ठीक है, वो सी के बराबर होता है, ठीक है। और उसने कुछ टाइम लिया होगा, ठीक है, जब फोटॉन वहाँ से इमिट होगा, ठीक है, और तो हाई एनर्जी स्टेट से जब लो एनर्जी स्टेट तक आएगा, तो उसने कुछ टाइम लिया होगा, ठीक है, वो टाइम क्या होगा, टी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, तो उसको हम ले लेते हैं डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट तक आएगा, तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, एक्स, ठीक है, लेकिन हमें उसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल एक्स, ठीक है। तो अब आप देखें, हमें फोटॉन की स्पीड भी पता है कि वो सी स्पीड से साथ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, हमें उसका टाइम भी पता है कि कितने टाइम में, ठीक है, उससे हमें उसका पोजीशन भी पता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब हमें स्पीड, टाइम और पोजीशन ये चीज़ें पता होती है, तो हम क्या करते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एस यहाँ पे क्या है, डेल एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स इज इक्वल टू स्पीड इसकी क्या है, सी, ठीक है, और टाइम इसका क्या है, डेल्टा टी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। यहाँ पे देख लें, एस इज इक्वल टू वी टी होता है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो सी है, ठीक है, एंड टू टाइम क्या है, डेल्टा टी, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू डेल एक्स डिवाइड बाय डेल टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, अगर आप डेल टी को फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इस डेल्टा टी को फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल एक्स डिवाइडेड बाई सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 नाम दे दें, और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 2 नाम दे दें, ठीक है। मैं आपको ये फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो फोटॉन है, उसकी कुछ स्पीड होगी, वो स्पीड क्या आती है, सी, ठीक है। उसने कुछ टाइम लिया होगा हाई एनर्जी स्टेट तक लो एनर्जी स्टेट तक आने में, ठीक है, वो क्या है, डेल्टा टी। और उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, जब वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट तक आता है, वो क्या होता है, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा टी को फाइंड कर लूँ, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल एक्स डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को 1 नाम दिया था, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 से, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 और 2 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, डेल ई डॉट डेल टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा डेल एक्स डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता होगा कि डेल एक्स को हमने यहाँ पे किसके बराबर लिया था, आपने स्टार्ट में अगर आपको याद होगा, तो पोजीशन मोमेंटम के फॉर्म में हमने डेल एक्स को किसके बराबर लिया था, लैम्डा के, ठीक है। कि यहाँ पे जो चेंज जो अनसर्टेनिटी एंड पोजीशन है, वो किसके बराबर होती है, वो वेवलेंथ के बराबर होती है, ठीक है, फोटॉन की वेवलेंथ की। तो डेल एक्स को हमने किसके बराबर लिया था, डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा के, ठीक है। तो इस डेल एक्स की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, लैम्डा पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एच सी डिवाइड बाई लेमडा, लेमडा बाई सी, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आएगा, वो क्या होगा, डेल ई बाई डॉट डेल टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये लेमडा लेमडा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 पाई से डिवाइड कर लें, तो डेल ई डॉट डेल टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। तो ये होता है आइजरबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एनर्जी टाइम फॉर्म, ठीक है, कि आप किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें से इमिट हो रही है, और उसने कितने टाइम में वो इमिट की है, ठीक है, आप उन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू एक्यूरेटली सिमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। सिमल्टेनियसली आप इन दोनों को इससे एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है। और वो उस एरर की जो मिनिमम वैल्यू होगी, वो किसके बराबर होगी, एच डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर होगी, ठीक है। ये एनर्जी टाइम फॉर्म जो है वो आपको मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है। कि लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट तक आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट तक ट्रेवल करता है, तो वो कुछ एनर्जी इमिट करता है, वो एनर्जी किसके फॉर्म में इमिट होती है, फोटोन के फॉर्म में वहाँ पे इमिट होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट तक आता है, ठीक है,
तो इसने कुछ एनर्जी जो है वो इमिट की होगी, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पे इसने यहाँ तक आने, इस इलेक्ट्रॉन ने हाई एनर्जी स्टेट तक, लो एनर्जी स्टेट तक आने में कुछ एनर्जी इमिट की होगी, ठीक है। तो वो एनर्जी इसने कुछ टाइम में इमिट की होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से हाई एनर्जी स्टेट तक लो एनर्जी स्टेट तक आएगा, ठीक है, तो इसने कुछ टाइम लिया होगा, ठीक है। तो अगर हम इस एनर्जी को जो इसने इमिट की है और इसने कितने टाइम में इमिट की है, अगर हम इन दोनों को एग्जैक्टली सिमल्टेनियसली फाइंड करना चाहते हैं, इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू एक साथ फाइंड करना चाहते हैं, तो अब इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। एक दूसरे एक हम इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। ये होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एनर्जी टाइम फॉर्म, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट तक आ रहा था, तो इसने जितनी एनर्जी इमिट की है, ठीक है, और इसने कितने टाइम में इमिट की है, ठीक है। तो अगर आप उस एनर्जी को और इसने कितने कितने टाइम में इमिट की है, तो अब अगर आप उस एनर्जी को और इसने कितने टाइम में वो एनर्जी जो है वो इमिट की है, तो अगर आप इन दोनों को सिमल्टेनियसली उनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो उनको आप उसको आप एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते सिमल्टेनियसली, ठीक है। आपको या तो एनर्जी में एरर आएगा या उसके टाइम में एरर आएगा, आप उनको एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है एनर्जी टाइम फॉर्म, ठीक है। फिर उसका मैथमेटिकली हम मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो फोटॉन के फॉर्म में इमिट होती है, ठीक है। तो फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लेमडा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जब ट्रेवल करता है तो वो एनर्जी इमिट करता है, वो एनर्जी उसकी किस फॉर्म में इमिट हो जाती है, फोटॉन के फॉर्म में। तो फोटॉन की एनर्जी इसके बराबर होती है, ठीक है। फोटॉन की जो स्पीड है वो c होगा, उसने कुछ टाइम लिया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कुछ टाइम लिया होगा, वो होगा डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर किया होगा, वो क्या होगा, डेल एक्स, ठीक है। तो डेल एक्स इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से डेल टी इसके बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा। डेल एक्स किसके बराबर होता है, लेमडा के, लेमडा लेमडा के साथ सी के साथ, तो डेल ई डॉट डेल टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच, डेल ई डॉट डेल टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच को 2 पाई के से डिवाइड कर ले, तो डेल ई डॉट डेल टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। ये होता है एनर्जी टाइम फॉर्म, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट तक ट्रेवल करता है, तो ये कुछ एनर्जी इमिट करता है, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है जब ये हाई एनर्जी स्टेट से जब लो एनर्जी स्टेट तक आएगा, तो ये कुछ एनर्जी को इमिट करेगा, तो ये एनर्जी कुछ टाइम में इमिट करेगा, ठीक है। तो अगर हम उस एनर्जी को जो उसने इमिट की है और उस टाइम को जो उसने यहाँ से यहाँ तक आने में लिया था, ठीक है, तो अगर हम उस एनर्जी को और उस टाइम को सिमल्टेनियसली उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं एक साथ, तो उसको हम फाइंड नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है। हम तो या एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या हम उसकी टाइम को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी एग्जैक्ट वैल्यू एक साथ सिमल्टेनियसली एक साथ उनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। या हमें एनर्जी पता होगी या हमें उसका टाइम पता होगा, ठीक है।